बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद व सलाम के साथ अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस निकालने हमने डिफरेंट रिएक्शंस के। सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एन ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल। एसिड हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH और अल्कोहल एथानॉल है C2H5OH। यहाँ पे इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर C2 है, H5OH एथानॉल है और रिवर्सिबल रिएक्शन है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये रिएक्शन करवाना है, इसलिए यहाँ पर कंडीशंस में H3O पॉजिटिव लिखा हुआ है। वाटर की प्रेजेंस में एक्वस सॉल्यूशन है। जब एसिड यूज़ करते हैं, एसिड से प्रोटॉन आता है, वो प्रोटॉन वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो जहाँ पर भी ये कंडीशन दी हुई हो एरोज़ के ऊपर H3O पॉजिटिव, इसका मतलब है कि वहाँ पर एसिडिक कंडीशंस दी हुई हैं। H पॉजिटिव लिखा हुआ हो सिर्फ एरो के ऊपर, तो इसका भी यही मतलब होगा कि एसिडिक कंडीशंस दी हुई हैं रिएक्शन में। रिएक्शन के नतीजे में एस्टर बनता है, इधर से C2H5OH अटैच हो जाएगा, एसिड का H निकल जाएगा और इस H की जगह पर एसिड का OH निकल जाएगा और इसकी जगह पर अल्कोहल का OC2H5 अटैच हो जाएगा। अल्कोहल से OC2H5 आया है और CH3CO एसिड का है। इस तरह ये एक एस्टर बन गया है और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो गया है। एस्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ OR अटैच हो तो इनको एस्टर्स कहते हैं। रिएक्शन प्रोसीड करवाया है। रिएक्शन वेजल के अंदर ये सारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं ये लिक्विड फॉर्म में हैं। हम नहीं देख के बता सकते कि रिएक्शन कितना प्रोसीड कर चुका है, रिएक्शन प्रोसीड किया है या नहीं किया। ये देखने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्सचर लेंगे और उसमें एसिटिक एसिड की कितनी अमाउंट रह गई है वो चेक करेंगे और उसके लिए टाइट्रेशन का मेथड यूज़ करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिटिक एसिड एक एसिड है, इसका रिएक्शन किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करेंगे जिसको स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू अननोन वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अननोन वॉल्यूम किसका कैलकुलेट करेंगे? एसिटिक एसिड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं मिक्सचर के अंदर, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कितना एसिटिक एसिड रह गया है। क्योंकि जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में चेंज होते रहेंगे, रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स कम होती रहेंगी, एसिटिक एसिड की अमाउंट टाइम के साथ कम होनी चाहिए। आप टाइट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर लेंगे, उसको टाइट्रेट करेंगे स्टैंडर्ड बेस के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। टाइट्रेशन के नतीजे में आपको अननोन वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं एसिटिक एसिड का। अगर वॉल्यूम स्टार्टिंग से कम है, जितना स्टार्ट में आपने रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एसिटिक एसिड लिया था, अगर अब उसका वॉल्यूम कम है, इसका मतलब है रिएक्शन प्रोसीड कर गया है। जितना कम होता जाएगा उसका वॉल्यूम, उतना ही रिएक्शन प्रोसीड होता जा रहा है। एक पॉइंट आएगा जब एसिटिक एसिड का वॉल्यूम मज़ीद चेंज नहीं होगा, ये वो पॉइंट होगा जिस पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। इक्विलिब्रियम स्टेज पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स मज़ीद चेंज नहीं होती, कांस्टेंट हो जाती हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अब हम चेक करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन कंसीडर दिस रिएक्शन, दो रिएक्टेंट्स हैं और दो ही प्रोडक्ट्स हैं। सपोज रिएक्टेंट 1 जो है एसिड है, उसके A मोल्स हमने लिए हैं और सेकंड जो रिएक्टेंट है उसके B मोल्स लिए हैं। स्टार्ट में जब रिएक्शन अभी प्रोसीड नहीं किया था, टाइम 0 सेकंड था, प्रोडक्ट्स नहीं बने थे, 0 मोल्स एस्टर है और 0 मोल्स ऑफ वाटर है। आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम स्टेज पे हम देखते हैं टाइम T = T इक्विलिब्रियम। जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है उस पे x मोल्स ऑफ एस्टर प्रोड्यूस हो गए हैं और x मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो गए हैं। ये हम सपोज कर रहे हैं कि x मोल्स ऑफ एस्टर और x मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हुए हैं। जब ये वाले x मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं तो इनको हमने रिएक्टेंट में से माइनस कर देना है। रिएक्टेंट में से इतना मैस क्योंकि
चेंज हो गया है प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ए में से एक्स को माइनस कर देना है, ए माइनस एक्स मोल्स। अब इतनी अमाउंट जो है, ये इतना वॉल्यूम एसिड का रह जाएगा, और अल्कोहल का या एथानॉल का कितना वॉल्यूम रह गया है, बी में से एक्स को माइनस कर दें तो ये बची हुई अमाउंट सेकंड रिएक्टेंट की है, और इतने प्रोडक्ट्स बन गए हैं। अब इनको यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन निकालते हैं। अगर नंबर ऑफ़ मोल्स को हम वॉल्यूम से डिवाइड करें, नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वो कंसंट्रेशन के इक्वल आ जाता है। और यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज पे वॉल्यूम V डेसीमीटर क्यूबिक है। वॉल्यूम V को हमने नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ डिवाइड करना है, और ये कंसंट्रेशंस के इक्वल हो जाएंगे इस तरह से। A माइनस एक्स फर्स्ट रिएक्टेंट था, उसको वॉल्यूम के साथ डिवाइड किया। कंसंट्रेशन जो है वो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूबिक इनका यूनिट होता है। A माइनस एक्स नंबर ऑफ़ मोल्स थे, वॉल्यूम के साथ डिवाइड किया तो अब ये कंसंट्रेशन के इक्वल हो गए, इसलिए यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक हो जाएगा। B माइनस एक्स एथानॉल के नंबर ऑफ़ मोल्स थे, वॉल्यूम के साथ डिवाइड किया, ये भी कंसंट्रेशन के इक्वल हो गया। इसी तरह प्रोडक्ट्स में भी वॉल्यूम के साथ डिवाइड करने से ये भी कंसंट्रेशन में, और अब ये भी कंसंट्रेशन में चेंज हो गया है। ये अब कंसंट्रेशंस हैं, ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस हैं और ये प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस हैं। इन कंसंट्रेशंस को यूज़ करते हुए इन वैल्यूज़ को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे। पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन देख लेते हैं इक्वेशन से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स कौन से हैं? एस्टर और वाटर। इसलिए एस्टर और वाटर को हमने ऊपर रख लिया है नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हमने रिएक्टेंट्स रखने हैं। रिएक्टेंट्स कौन से हमारे पास? एसिड CH3COOH और एथानॉल C2H5OH, इनको हमने डिनोमिनेटर में रख लिया है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स कंसंट्रेशंस को शो करती हैं। अब इन वैल्यूज़ इनके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है जो हमने ये वाली निकाली है। प्रोडक्ट्स की ये वाली वैल्यूज़ हैं, सॉरी ये रिएक्टेंट्स की वैल्यूज़ हैं और ये प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ हैं। इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे। Kc इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स x ओवर V के इक्वल है। दूसरे प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन x ओवर V के इक्वल है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स x माइनस A माइनस एक्स ओवर V मल्टीप्लाइड बाय दूसरे की B माइनस एक्स ओवर V है। इस तरह की इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये जो दोनों v हैं इनको नीचे लेकर आ जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस एक्स और b माइनस एक्स के साथ, और नीचे वाले जो ये v हैं इनको ऊपर लेकर चले जाएंगे और इनको इन दोनों x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि दो v हैं हम इसको v स्क्वायर कर लेते हैं। ये दोनों x एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाएंगे, ये दोनों v स्क्वायर नीचे आ जाएंगे और ये v स्क्वायर ऊपर चले जाएंगे, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर जो नीचे से ऊपर गया है, और a माइनस एक्स था उसके साथ b माइनस एक्स, जो नीचे वाले v थे वो दोनों ऊपर चले गए और ऊपर वाला जो v था वो नीचे आ गए हैं दोनों। अब ये दोनों v स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाते हैं और ये एक्सप्रेशन हमारे पास रह जाता है एक्स स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। वॉल्यूम का फैक्टर कैंसल आउट हो गया, इसका मतलब है कि वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। इक्विलिब्रियम स्टेज पे अगर आप वॉल्यूम चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ना ही इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज होगी। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। इन दिस केस डिफरेंट रिएक्शंस के केस में डिफरेंट हो सकता है, इस केस में वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। स्पेसिफिक रिएक्शन के केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज डिसोसिएशन ऑफ PCl5। ये गैसियस फेज रिएक्शन है, होमोजीनियस रिएक्शन है। होमोजीनियस रिएक्शंस कौन से होते हैं? जिसमें
phase of reactants or phase of products same हो. When reactants and products are in same phase, those reactions are called homogeneous reactions. अगर रिएक्टेंट गैशियस फॉर्म में है तो प्रोडक्ट्स भी गैशियस फॉर्म में होंगे, अगर रिएक्टेंट्स लिक्विड फॉर्म में है तो प्रोडक्ट्स भी लिक्विड फॉर्म में होंगे. सेम फेज होगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पर गैशियस फेज है रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी. PCl5 भी गैस है, PCl3 भी एक गैस है और क्लोरीन भी गैस है. इस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे. पहली चीज़ के एक होमोजीनियस गैशियस फेज रिएक्शन था और दूसरी चीज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इस केस में अनइक्वल है. यहाँ पर देखें 1 है नंबर ऑफ मोल्स और PCl3 का भी स्टार्टिंग में 1 होगा और क्लोरीन का भी 1. रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है, प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स 2 है. तो दिस रिएक्शन हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. पहला जो रिएक्शन हमने डिस्कस किया था उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेम थे. जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेम होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में वॉल्यूम का फैक्टर कैंसल आउट हो जाता है मोस्टली. और इसका मतलब ये होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता. लेकिन जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अनइक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर वॉल्यूम का फैक्टर आएगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करेगा वॉल्यूम के ऊपर. वॉल्यूम चेंज होने से इक्विलिब्रियम की पोजीशन भी डिस्टर्ब होगी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू भी चेंज होगी. इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं. अगेन कंसीडर दिस रिएक्शन. नंबर ऑफ मोल्स हमने PCl5 के सपोज करते हैं A मोल्स लिए हैं और जब टाइम t 0 था स्टार्ट में, जब अभी रिएक्शन नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट्स की अमाउंट भी 0 होती है. 0 मोल्स ऑफ PCl3 और 0 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस है. जब टाइम इंक्रीज़ कर रहा है तो प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और रिएक्टेंट की अमाउंट कम होना स्टार्ट हो जाएगी. और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमने टाइम को TEQ से डिनोट किया है. इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर x मोल्स ऑफ PCl3 प्रोड्यूस हुए हैं और x मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुए हैं. ये x मोल्स जो हैं इसको माइनस कर देना है रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से, क्योंकि रिएक्टेंट की अमाउंट अब कम हो गई है. A में से x को माइनस कर दिया. नंबर ऑफ मोल्स को जब वॉल्यूम के साथ डिवाइड करेंगे तो वो कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा. इसलिए हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दिया है वॉल्यूम के साथ. ये हमारे पास अमाउंट्स आ गई हैं, वैल्यूज़ आ गई हैं कंसंट्रेशन की. ये वाली वैल्यूज़ हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमने इक्वेशन से देख के निकालना है. Kc इस केस में किसके इक्वल होगा. प्रोडक्ट्स यहाँ पर PCl3 और क्लोरीन गैस हैं, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर PCl5 है. इस एक्सप्रेशन के अंदर ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे. प्रोडक्ट्स की x/v है, दोनों केसेस में x/v है और रिएक्टेंट की a माइनस x/v है. इस केस में वैल्यूज़ पुट करें. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट्स बने थे और इनकी कंसंट्रेशंस की वैल्यूज़ हमने जो निकाली हैं डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. एक ही रिएक्टेंट था उसकी a माइनस x/v है. इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक v दूसरे v के साथ कैंसिल हो जाएगा. इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला v जो है इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे और एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा. ये वाला x इस x के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा. एक्स स्क्वायर के साथ v को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस v को ऊपर लेकर चले जाएंगे और ये जो 2 v हैं ऊपर से उनको नीचे लेकर आ जाएंगे और a माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ये किस तरह से हो जाएगा Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर v, ये वाला v ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स और a माइनस एक्स के साथ ये जो दोनों ऊपर वाले v थे वो नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे v स्क्वायर. अब ये वाला v इस v के साथ कैंसल आउट हो जाएगा. अब एक v बच जाता है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स इंटू v. इस एक्सप्रेशन के अंदर वॉल्यूम का फैक्टर कैंसल आउट नहीं हुआ. इसका मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है. इक्विलिब्रियम स्टेज पे अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन डिस्टर्ब होगी और Kc की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. और इसको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है. ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. ये हमारे पास फाइनल इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ जाता है.
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भी एक गैसियस फेज रिएक्शन है और इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अनइक्वल हैं। रिएक्शन से भी आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। इस केस में भी उसी तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालते हैं। सपोज रिएक्टेंट के केस में स्टार्टिंग में हमने A मोल्स लिए हैं और जब टाइम 0 था तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 0 मोल्स थे। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन X मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। इसके स्टार्ट में कोएफिशिएंट 2 जो है वो भी इस X के साथ आएगा और रिएक्टेंट साइड पे A में से X को माइनस करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को माइनस करेंगे। 2X को माइनस नहीं करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स को X से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये जो 2 आया है ये स्टार्टिंग में 2 कोएफिशिएंट था इसलिए इसके साथ आया है। इस साइड पे 2X को माइनस नहीं करना, X को माइनस करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए। अब अगर इसको वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा। अब ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो किस तरह से होगा, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास NO2 है तो कंसंट्रेशन ऑफ NO2 और जो इसके स्टार्ट में कोएफिशिएंट था वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट N2O4 है और इसके स्टार्ट में कोई कोएफिशिएंट नहीं है। ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2O4। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है कंसंट्रेशंस की। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस हैं 2x/V, Kc कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स 2x/V के इक्वल है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट 2 भी आ जाएगा। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, A - X/V के, जो हमने इधर निकाली है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर A - X/V और इसके रिएक्टेंट के स्टार्ट में कोई कोएफिशिएंट नहीं था, इसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं आया। इसको अब सॉल्व करें, इस स्क्वायर को सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। Kc इज इक्वल टू 4x² डिवाइडेड बाय A - X/V। स्क्वायर सॉल्व होने के बाद अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये जो नीचे वाला v है इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे और ऊपर वाला v नीचे लेकर आ जाएंगे। ये वाला v 4x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और v² A - X के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा Kc इज इक्वल टू 4x² मल्टीप्लाइड बाय v और A - X के साथ v² ने मल्टीप्लाई हो जाना है। अब ये स्क्वायर इस v के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ जाता है 4x² A - X इंटू v। इस केस में भी वॉल्यूम का फैक्टर कैंसिल आउट नहीं हुआ। इस केस में भी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम स्टेज पे वॉल्यूम चेंज करने से Kc की वैल्यू भी चेंज होती है और इक्विलिब्रियम की पोजीशन भी चेंज होती है, क्योंकि ये वाला जो रिएक्शन है इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर अनइक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। व्हेन देयर आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर अनइक्वल, इन दैट केस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम। और जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेम होते हैं तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में वॉल्यूम का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। इस तरह से आप इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। Synthesis of ammonia is a gaseous phase reaction. Nitrogen and hydrogen are gases. These two reactants react to form ammonia. Ammonia is also a gas. Number of moles of reactants are unequal to number of moles of products.
रिएक्टेंट साइड पे 4 नंबर ऑफ मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। इस केस में भी वॉल्यूम का फैक्टर कैंसिल आउट नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम। इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। सपोज एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0, अभी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, रिएक्टेंट्स की जो स्टार्टिंग अमाउंट हैं वो A है, नाइट्रोजन के A मोल्स लेते हैं हम और हाइड्रोजन के B मोल्स सपोज कर रहे हैं, और जब भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ उस टाइम प्रोडक्ट के 0 मोल्स हैं। आफ्टर टाइम t इक्विलिब्रियम पोजीशन पे x मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं और स्टार्ट वाला कोएफिशिएंट भी इसके साथ आ जाएगा। 2x प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन नहीं, नंबर ऑफ मोल्स हैं। 2x आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और A और B जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स थे। जब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो रिएक्टेंट की अमाउंट या कंसंट्रेशन कम हो जाती है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाते हैं। इन दोनों में से x को माइनस करना है, A माइनस x करेंगे और B माइनस x करेंगे। दीज आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास 2x हैं। वॉल्यूम से जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स में चेंज हो जाती हैं। कंसंट्रेशन का यूनिट मोल्स पर डेसीमीटर क्यूबिक होता है। यहाँ पर भी हमने रिएक्टेंट वाले केस में भी हमने कोएफिशिएंट को देखना है। नाइट्रोजन वाले केस में, A वाले केस में इसके स्टार्ट में 1 था, इसलिए यहाँ पर सिर्फ x लगाना है। B वाले केस में हाइड्रोजन के स्टार्ट में कोएफिशिएंट 3 है, इसका मतलब है यहाँ पर 3 आना चाहिए। x के साथ हम 3 लगाएंगे, इधर 3x हो जाएगा और उसको आप वॉल्यूम के साथ डिवाइड करेंगे। कोएफिशिएंट्स का ख्याल रखना है। जिस तरह प्रोडक्ट्स वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स को x के साथ डिनोट करते हैं, लेकिन स्टार्ट में कोएफिशिएंट 2 था इसलिए कोएफिशिएंट 2 इसके साथ लगा दिया है। इसी तरह रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को A और B से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसमें से हमने x को माइनस करना है, लेकिन उस x को माइनस करते हुए हमने यहाँ पर स्टार्टिंग कोएफिशिएंट का ख्याल रखना है। अगर स्टार्ट में कोएफिशिएंट 1 है तो सिर्फ x लगाएंगे, अगर स्टार्ट में कोएफिशिएंट 2, 3 जो भी है तो वो उसके साथ लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 A माइनस x होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 B माइनस 3x होंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2x होंगे। इन नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड किया है। अब ये कंसंट्रेशंस के अंदर चेंज हो गए हैं। ये वाली कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन किस तरह से लिखेंगे? नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर अमोनिया है, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, और इसका स्टार्टिंग वाला कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा, एक्सपोनेंट 2 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स लिखेंगे, नाइट्रोजन है और इसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था इसलिए इसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और इसका जो कोएफिशिएंट 3 है वो इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा। इसी एक्सप्रेशन के अंदर ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे कंसंट्रेशंस की। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 2x ओवर v है। पहले कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पुट करेंगे और इसका एक्सपोनेंट 2 है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट वाली जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर एक्सपोनेंट 2 भी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a माइनस एक्स ओवर v है। एक a माइनस एक्स ओवर v को यहाँ पर लिखेंगे और इसके साथ कोई भी एक्सपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है। दूसरा रिएक्टेंट हाइड्रोजन वाला b माइनस 3x ओवर v है, उसकी ये वाली कंसंट्रेशन है। b माइनस 3x ओवर v को इसके इधर साथ पुट करेंगे, b माइनस 3x ओवर v, और इसमें देखते हैं इसके ऊपर एक्सपोनेंट है या नहीं है। हाइड्रोजन वाले के केस में 3 है एक्सपोनेंट, तो वो एक्सपोनेंट 3 इधर हम पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये वाला स्केयर सॉल्व कर लेते हैं। 2x ओवर v वाला 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और 4x स्केयर ओवर v स्केयर हो जाएगा। 2x ओवर v का स्केयर सॉल्व करने के बाद ये 4x स्केयर ओवर v स्केयर आ जाता है। बाकी उसी तरह से पुट कर दिया। a माइनस एक्स ओवर v और b माइनस 3x ओवर v का क्यूब है। अब वॉल्यूम को सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला वॉल्यूम और इधर से वॉल्यूम को निकाल लेते हैं। v3 है,
ये V3 और ये एक V, टोटल 4V हैं। इनको ऊपर लेकर चले जाएंगे और ऊपर वाला V² जो है वो नीचे आ जाएगा। ये वाला V² नीचे आ गया, a-x और b-3x के क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से ये V² नीचे आ गया और नीचे वाले जो 4V थे वो ऊपर चले गए हैं। अब हम उसको मैंने अलग-अलग करके लिखा है। V² टोटल 4V हैं। एक V² इस V² के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाता है 4x² इंटू V² डिवाइडेड बाय a-x b-3x का क्यूब। ये फाइनल एक्सप्रेशन है इसका और इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। वॉल्यूम चेंज होने से के सी की वैल्यू भी चेंज होगी और इक्विलिब्रियम की पोजीशन भी चेंज होगी। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को डिस्कस करेंगे। एक को के सी से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे को के पी से डिनोट करते हैं। के सी इन केस ऑफ कंसंट्रेशन और के पी इन केस ऑफ पार्शियल प्रेशर। जब रिएक्शन के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको हम कंसंट्रेशन चेंज से मेजर करते हैं। कंसंट्रेशन के अंदर जो चेंज आएगा रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, या अमाउंट्स के अंदर जो चेंज आ रहा है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, उसको लिक्विड्स और सॉलिड्स के केस में इजीली मेजर किया जा सकता है। इसलिए वहाँ पर हम इसको के सी लेते हैं। जबकि गैसेस के केस में अमाउंट्स या कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर का चेंज मेजर किया जाता है। जब रिएक्शन के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, रिएक्शन स्टार्ट होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती है, प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा होने लग जाती है, तो उस टाइम प्रेशर चेंज आता है। गैसेस के केस में प्रेशर चेंज होता है। उस प्रेशर चेंज को मेजर करते हैं और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के पी से डिनोट करेंगे। के सी और के पी का आपस में क्या रिलेशनशिप है इसको स्टडी करेंगे। इससे पहले हम एक सपोज्ड रिएक्शन के लिए के सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सपोज आ रिएक्शन in which A and B are reactants, C and D are products. इनके स्टार्ट में ये स्मॉल a and स्मॉल b ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। These are coefficients of balanced chemical equation. Similarly, small d C and small d are coefficients ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन और ये भी नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। के सी का एक्सप्रेशन किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स सी एंड डी हैं और रिएक्टेंट्स ए एंड बी हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन को शो करती हैं और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो एक्सपोनेंट्स बन जाते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर। सी का एक्सपोनेंट स्मॉल सी, डी का एक्सपोनेंट स्मॉल डी, ए का स्मॉल ए और बी का स्मॉल बी। अच्छा, यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स को डिनोट करने के लिए। कंसंट्रेशन टर्म्स को दो तरीक़ों से डिनोट कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से और दूसरा कैपिटल सी से। कैपिटल सी आल्सो रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सी और स्मॉल सी उसका एक्सपोनेंट कंसंट्रेशन ऑफ डी। यहाँ पर ये वाला मिस्टेक हुई है, इसमें सी जो है वो कंसंट्रेशन टर्म के लिए यूज़ होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड स्मॉल सी उसका एक्सपोनेंट, कंसंट्रेशन ऑफ डी एंड स्मॉल डी उसका एक्सपोनेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड स्मॉल ए इसका एक्सपोनेंट और कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड स्मॉल बी उसका एक्सपोनेंट। यानी सी जो है ये आपने सब की जगह पर लगाना है। यानी जहाँ जहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे थे उन स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह पर हमने सी यूज़ करना है। कैपिटल सी कंसंट्रेशन टर्म को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन को हम कंसंट्रेशन के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये वाली मिस्टेक सब बुक्स के अंदर नहीं है, कुछ बुक्स के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है और जिन बुक्स के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है उसको आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये गलत है। कंसंट्रेशन टर्म्स हमने यूज़ की हैं अगर रिएक्टेंट्स हमारे पास लिक्विड्स या फिर सॉलिड्स हैं। अगर रिएक्टेंट ए और बी और प्रोडक्ट सी और डी सॉलिड्स या लिक्विड्स नहीं हैं बल्कि आइडियल गैसेस हैं, तो उस केस में हम कंसंट्रेशन की बजाय पार्शियल प्रेशर यूज़ करेंगे और पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे।
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अंदर हमने स्टडी किया था कि पार्शियल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी पार्शियल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट या कंसंट्रेशन एक ही चीज़ है, तो पार्शियल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। यहाँ पर फिर हम कंसंट्रेशन की जगह पर पार्शियल प्रेशर यूज़ कर सकते हैं। के सी का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा, के सी की बजाय हम के पी लिखेंगे और कंसंट्रेशन टर्म्स की जगह पर हम पी यूज़ करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। सपोज रिएक्शन हमने अगर लिया है, इसमें रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं। तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, देन के सी इज़ इक्वल टू के पी, यानी इस रिएक्शन के लिए अगर हम के सी की वैल्यू निकालते हैं और फिर हम के पी की वैल्यू निकालते हैं, दोनों की वैल्यूज़ सेम होंगी। के सी विल बी इक्वल टू के पी। बट इफ़ in case of a reaction when number of moles of reactants are unequal to number of moles of प्रोडक्ट्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में डिफरेंस है, तो उस केस में के सी के पी के इक्वल नहीं होगा, बल्कि हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को यूज़ करते हुए ये एक्सप्रेशन डिराइव करना है। यहाँ पर आपने डिराइव नहीं करना, आपने डायरेक्टली इसको याद कर लेना है। आपको डिराइव हुआ हुआ मिला है, तो के पी इज़ इक्वल टू के सी इंटू आर टी, और ब्रैकेट्स के बाहर आपको डेल्टा एन नज़र आ रहा है। व्हाट इज़ डेल्टा एन? डेल्टा डिफरेंस या चेंज को शो करता है। डेल्टा एन इज़ डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और इसको कैलकुलेट कैसे करना है? डेल्टा एन कैन बी कैलकुलेटेड, आपने सब्ट्रैक्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स में से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को माइनस कर देना है, तो आपके पास डेल्टा एन आ जाएगा। आर इज़ जनरल गैस कांस्टेंट, टी इज़ टेम्परेचर, एब्सोलूट टेम्परेचर जिस पे रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं। और डेल्टा एन अगर ज़ीरो होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ जो हैं सेम होंगी। डेल्टा एन किस केस में ज़ीरो होगा? व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो इस तरह से दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के दरमियान में हमने एक्सप्रेशन रिलेशनशिप को स्टडी किया है। के सी विल बी इक्वल टू के पी व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। और जब अनइक्वल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा, ये रिलेशनशिप आएगा बिटवीन के सी एंड के पी।